नमस्कार, आदाब, मैं शहरयार से स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राहुल गांधी का वोटर लिस्ट धांधली का बड़ा दावा, कहा वोट चोरों को बचा रहे मुख्य चुनाव आयुक्त। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का तंज, का हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चला रहे हैं। डूसू प्रेसिडेंट पद पर 3 महिला उम्मीदवारों के साथ जोरदार मुकाबला, वोटिंग जारी। उत्तराखंड पर अगले 3 घंटे भारी, देहरादून समेत 7 जिलों में बिजली गिरने और तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। रोहतास में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा लालू तेजस्वी बिहार को नहीं कर सकते समृद्ध। चीन के बाद पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ सऊदी अरब, डिफेंस डील ने भारत का बिगाड़ा खेल। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी के मुद्दे पर घेरा है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं वोट चोरी पर जो कुछ भी कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। राहुल ने कहा है कि मेरे पास इसका सबूत भी है। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सबसे पहले यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। यह इस देश के युवाओं को ये दिखाने और समझाने में एक और मील का पत्थर है कि चुनाव में किस तरह धांधली की जा रही है। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि अलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग पर वोट चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन का जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल के सभी आरोपों को गलत ठहराया है। राहुल ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने कुछ ही मिनटों बाद जवाब दे दिया है। आयोग ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी के आरोप गलत हैं और निराधार हैं। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कर्नाटका के अलंद में वोट चोरी हुई है, हमने वोट चोरी पकड़ी है। बीएलओ ने देखा कि उनके रिश्तेदार का वोट डिलीट कर दिया गया था। उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि पड़ोसी ने डिलीट किया था। पड़ोसी ने मना कर दिया कि मैंने नहीं डिलीट किया। राहुल ने कहा कि हमारी मांग है कि ज्ञानेश कुमार उन लोगों को न बचाएं जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मांग है कि चुनाव आयोग एक हफ्ते के अंदर कर्नाटक सीआईडी को जवाब दे। हमें संविधान ने ताकत दी है, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उनको बचा रहे हैं जो संविधान को कमजोर कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। इसे लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनावी हार और जनता द्वारा खारिज किए जाने से हताश और निराश हैं। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने आरोपों की राजनीति को अपना आभूषण बना लिया है, लेकिन जब इन्हीं आरोपों को साबित करने की बात आती है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। इट हैज बिकम अ हैबिट ऑफ श्री राहुल गांधी टू मेक इनकरेक्ट एंड बेसलेस एलिगेशंस और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस साल तबाही देखी। पहाड़ के पहाड़ नीचे आ गए, लोग घरों से उजड़ गए, फसलों की तबाही हो गई। हमारे जो मेवे बाहर जाते हैं वहाँ सड़क का हाल बुरा हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द रास्ता खुलेगा। एक तरफ का रास्ता शुरू हो गया है। मुझे उम्मीद है कि बाकी फल भी बाहर चला जाएगा और हमारी कुछ परेशानियां कम होंगी। मैं नितिन गडकरी जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बेहद कोशिश की सड़क को जल्दी खोदने की। हम समझ रहे थे कि इसको ठीक करने में कई महीने लगेंगे। बहुत तबाही, आप नुकसान की बात करते हैं, मगर जम्मू कश्मीर ने तबाही देखी है। और वो तो छोड़ दीजिए, इस बारिश से इतनी तबाही आई, पहाड़ के पहाड़ नीचे आ गए, लोग घरों से उजड़ गए। क्या बताऊं उनकी मुसीबत। आज भी वो जो है आसमान के नीचे रह रहे हैं। फसलों की तबाही हो गई बारिश से, कितना नुकसान उसमें हुआ। फिर ये जो मेवे हमारे जाते हैं बाहर, और कमाल ये थी कि जहाँ पे कभी हम लोग उम्मीद नहीं करती थी कि उधमपुर के पास ऐसा हाल होगा सड़क का, मगर हो गया। हो सकता है अल्लाह ने हमारे गुनाहों को देखा होगा और हम पे ये एक आजमाइश डाल दी है। मगर अल्लाह का करम है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ये रास्ता खुलेगा। और आज तो मुझे दिखता है कि एक तरफ का ट्रैफिक शुरू हो गया है और मुझे उम्मीद है कि ये बाकी फल भी जो है ये चला जाएगा बाहर और हमारी कुछ तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। और मैं तो गडकरी जी का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ इस वक्त कि उन्होंने बेहद कोशिश की कि सड़क को जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो वो पहाड़ सारा नीचे आ गया था। हम तो समझते थे कि करीबन कई महीने लगेंगे इसको ठीक होने में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मौसम में भी कुछ रुकाव आ गया और हम लोग उस सड़क को कुछ हद तक तैयार कर रहे हैं। मगर इस सड़क को पूरा बदलाना है उन्होंने, एक नया रास्ता। जो लॉस हुआ है एक इंश्योरेंस के तहत कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, वो तो मैं उमर साहब जो हैं, मुझे उम्मीद है कि वो मरकज़ से गुजारिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई रेवेन्यू है नहीं, हम एक बहुत गरीब रियासत है। वहीं असम की AIUDF विधायक रकीबुल इस्लाम ने कहा है कि बिहार में SIR चल रहा है जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियों का आरोप है। दूध का दूध, पानी का पानी करना मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी है। हर किसी को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। अगर किसी ने कोई धांधली कराई है तो उन पर राहुल गांधी संरक्षण का जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। उन्होंने आगे आकर एक एक आरोपों का जवाब देना चाहिए। होने का भी इल्ज़ाम है। अभी बिहार में SIR चल रहा है, यहाँ भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ का इल्ज़ाम है।
तो इन चीज़ों को दूध का दूध पानी का पानी करना ये इलेक्शन कमिश्नर का जिम्मेदारी है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने एक प्रेस मीट देके चुप होके बैठ गए। उन पे जो इतना बड़ा इल्ज़ाम है और एक स्वतंत्र बॉडी है, उनकी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वोटर का वोटाधिकार को मतलब उसको उनके हाथ में है, हर किसी को वोट देने का राइट मिलना चाहिए। लेकिन इस पे जो इल्ज़ाम है उस पे वो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, एक पॉलिटिशियन की तरह बात करके चुप हो गए। तो मैं समझता हूं इसमें इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई धांधली कराई तो उनको प्रोटेक्शन का जो इल्ज़ाम राहुल गांधी लगा रहे, ठीक है ये, तो अब इलेक्शन कमिश्नर को आगे आना चाहिए, उनको आगे आके उन पे जो इल्ज़ाम है एक एक इल्ज़ाम का जवाब प्रैक्टिकली देना चाहिए। उस वोटर लिस्ट को जिन इलाके में, जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां ये वोट चोरी की बात आ रही है वहां उसको निकालना चाहिए, पूरा वेबसाइट में डालना चाहिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। मैं समझता हूं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है और उनको आगे आके इसका जवाब देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी संविधान समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए ना, कोई रोक लगाई क्या, ना कानून समझते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो वो हम क्या करें। जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से वो प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं, ये देश उनको कभी वोट नहीं देगा। राहुल गांधी संविधान समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या, न कानून समझते हैं न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है। लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया, तो अब नहीं समझते हैं, जो जनता फिर जवाब देगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हो रहा है। एबीवीपी, एनएसयूआई और आप में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। चुनाव के लिए 2 पालियों में वोटिंग होगी। पहली पाली में 8 बजे से वोटिंग हुई और दूसरी पाली में 3 बजे से वोटिंग होगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आज खालसा कॉलेज व सत्यवती कॉलेज पहुंचकर उनसे वोट देने की अपील की है। मैं पूरी होपफुल हूँ, 100% पूरा अपना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। यूनिवर्सिटी में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। एनएसयूआई ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार कैसा लग रहा है, किस तरह से सीट्स आएंगी? चारों जो मेन सीट्स है उनमें से कितना एनएसयूआई ले पाएगा? जैसे पिछले साल एनएसयूआई की 2 सीट आई है, इस साल उससे दुगुना अच्छा माहौल है। एनएसयूआई की पूरी 4 सीट आने वाली है। और स्टूडेंट से कैसा रिस्पांस मिला है? स्टूडेंट से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, अच्छा रिस्पांस है। स्टूडेंट्स ईगरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग में। जैसे आप देख सकते हैं अभी वोटिंग शुरू भी नहीं हुई और बार वेट कर रहे हैं वोट करने के लिए। और क्या करेंगे जब अगर आप जीत जाते हैं, क्या आपका फोकस एरिया रहेगा? जैसे मैं विमेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ, बहुत साल बाद एक मौका मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि जो 1 साल है उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँ ताकि आने वाले टाइम में और विमेन जो कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिले। इसके लिए जैसे एनएसयूआई ऑलरेडी काम कर रहा है। 12 डे मेंस्ट्रुअल लीव पर सेमेस्टर वी आर डिमांडिंग सेफ कैंपस फॉर स्टूडेंट्स। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमराज होना चाहिए, विमेन एंड मेल गार्ड्स की संख्या बढ़नी चाहिए और सेफ्टी वैन्स होने चाहिए, पिंक बूथ होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इलेक्शन का माहौल है, आउटसाइडर्स की एंट्री मैं रोकना चाहती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ना हो। और इसके अलावा हॉस्टल एक मुझे बहुत बड़ी समस्या लगती है, उस पर मैं काम करना चाहती हूँ। पिछले साल मैंने देखा कि लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है एनएसयूआई प्रेसिडेंट का झड़प होती रही, क्या इस बार यही देखने को मिलेगा, क्या रहेगा? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि एनएसयूआई या जो भी कैंडिडेट्स हैं वो छात्र हितों की लड़ाई लड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अगर हमारा साथ देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि पहले भी केंद्र से राशि आती रही। दुख की बात है कि अंदेशा लगाया जा रहा है कि
यहाँ से फंड डाइवर्ट हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ से फंड डाइवर्ट कर रही है, उन पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लग रहे हैं। ये चिंता का कारण है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। इससे पहले भी बहुत राशि दी हुई है, 2200 करोड़, 2300 करोड़, 1800 करोड़, 800, ऐसे न जाने कितनी राशि। आप चाहें तो मैं आपको फिनांस डिपार्टमेंट के थ्रू, नड्डा जी की टीम के थ्रू एक पूरा भेजूंगी कि अब तक हमने कितना रिलीज किया हुआ है पैसा यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन दुख की बात ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ से फंड डाइवर्ट हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ से फंड डाइवर्ट कर रही है। ये करप्शन के उन पर बहुत भारी चार्जेस जो हैं लग रहे हैं, तो ये चिंता का कारण है। जब प्रधानमंत्री जी मेरे कैंपेन में आए तब भी उन्होंने कहा था कि मैंने जो पैसा दिया था आपदा के लिए उसका क्या हुआ, मुझे पूरा लेखा जोखा चाहिए। अभी भी जो है ये डाइवर्जन की बात हर जगह चल रही है, क्योंकि काम कहीं भी नहीं हो रहा है और पैसा इनको के पास आता जा रहा है। मैम आखिरी बैठकर जो है इस बात पे पूरा जब तक विश्लेषण नहीं हो जाता, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊं कि चैनलाइजेशन यहाँ की कितनी प्रैक्टिकल है। क्योंकि जहाँ तक हमें इतना अनुभव ये है कि जब एयरपोर्ट के लिए, कुल्लू एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए फॉरेन से भी बहुत ज़्यादा टीम को बुलाया गया था चैनलाइज करने के लिए, तो जिस तरह का उसमें चीज़ें आए थे और जिस तरह की जो प्रैक्टिकलिटी आई थी, तो वो चैनलाइजेशन उसकी तो पॉसिबल नहीं थी। अब ये चैनलाइजेशन पे मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे जैसे अब आप देखें, उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटे प्रदेश के लिए काफ़ी भारी हैं। और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए, क्योंकि मौसम का इंतजार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है, तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से डीएम से एसपी से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक जी गोपाल राम टंटा जी भी प्रातःकाल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं, अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। और जो देहरादून के आसपास आपदा आई थी जिसके कारण से सड़क मार्ग, बिजली, पानी, तमाम प्रकार के जो मार्ग जो है अवरुद्ध हुए थे, उन सभी को रिस्टोर किया जा रहा है। काफ़ी सारा रिस्टोर अभी तक हो चुका है। जो लोग शिविरों में हैं उनको भी हर प्रकार से देखभाल की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम जो है इन स्थितियों को सामान्य करें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि देश के सामने राहुल गांधी ने बातें रखी हैं। ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये साबित हो गया है कि चुनाव आयोग और ये सरकार आपस से मिलजुल कर चोरी करा रहे हैं, देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। जो लोग दिन रात मेहनत करके चुनाव में काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, जीवन लगा देते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। ये पूरे देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ये पूरे देश के सामने जो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी ने जो बातें रखी हैं और ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, और ये साबित हो गया है कि चुनाव आयोग और ये सरकार ये आपस में मिलकर वोट चोरी करा रहे हैं और इस देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। जो लोग दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके चुनाव में काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, जीवन लगा देते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। अब जब यही तरीका अपनाकर पूरे राजनीतिक लोगों की हत्या की जाएगी, मुझे लगता है कि ये पूरे देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। और ये मोदी जी यही काम गुजरात में किए, यही काम पूरे देश में कर रहे हैं। यही इनका गुजरात मॉडल है और इससे पूरे देश के लोग आज ठगा महसूस कर रहे हैं और पूरे देश का भविष्य खराब हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी और लालू यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं पर निशाना साधा। अमित शाह ने आज रोहतास में कहा है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव बिहार को कभी भी समृद्धि नहीं होने देंगे। राहुल ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली। उन्होंने कहा है कि ये आपका हक घुसपैठिया को देना चाहते हैं। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई,
यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था, यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था, यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था, यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए, घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए, घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए, घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकारी यात्रा को लेकर एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों ने इसे पूरी तरह विफल करा दिया है। इस बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि एनडीए में सिर फुटौल मचा हुआ है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा है कि तेजस्वी यादव की अधिकारी यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है और उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इससे भाजपा और उसके सहयोगी दलों में बेचैनी बढ़ गई है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल 243 बिहार विधानसभा के सीटों पर अपनी तैयारी मजबूती से कर रही है और कर चुकी है। अब जब सीट बंटवारे का अंतिम रूप से फैसला हो जाएगा, जो हमारे सहयोगी दलों को सीट जाएगा, हम उनको वहां मजबूती से मदद कर पाएंगे जब हमारी तैयारी रहेगी। तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी ताकत है बिहार में। तेजस्वी यादव जी पूरे देश में बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े ओजस्वी प्रतिभा के नेता हैं, जिस पर जनता का भरोसा और विश्वास है। अभी अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव जी के जनता किस तरह उमड़ रही है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया है, जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अभी तो 243 सीटों पर आरजेडी की तैयारी है। सीट बंटवारे के बाद फिर हम अपने सहयोगियों को जो भी सीट दिया जाएगा उसमें मजबूती से मदद करेंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर साइन किए हैं, जिसका नाम स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। इस समझौते की मुख्य शर्त यह है कि अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान में किसी एक पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी दोनों देश साझा सुरक्षा के तहत एक दूसरे की रक्षा करेंगे। मामले पर अमेरिकी विशेषज्ञ ने कहा है कि ये सिर्फ रक्षा समझौता नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। पाकिस्तान अब चीन, तुर्की और सऊदी अरब जैसे 3 बड़े उद्योगियों के साथ खड़ा है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक देगा। वहीं पश्चिमी एशिया मामले के जानकार जका तनवीर ने कहा है कि पाक सऊदी रक्षा समझौता नया नहीं है, पहले भी कई बार हुए हैं। अतीत में ये समझौते ज्यादातर सऊदी सुरक्षा पर केंद्रित रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर नहीं। पाकिस्तान की सेना को कई बार सऊदी हितों की किराए की सेना कहा गया है। हालांकि भारत के खिलाफ सीधे सैन्य सहयोग की संभावना बेहद कम है। पाकिस्तान सऊदी अरब का संबंध काफी पुराना है। साल 1980 से 88 के दौरान इराक ईरान युद्ध में पाकिस्तान ने सऊदी सुरक्षा का आश्वासन दिया था। 2014-15 में सऊदी ने इस्लामी सैन्य संगठन बनाया, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ को नेतृत्व सौंपा गया था। समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।